तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो अगर हम इन प्रेगनेंसी मतलब हमारी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना या पैदा करना, हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी इंक्रीज़ होना। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? बीपी का इंक्रीज़ होना। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी में जो बीपी को इंक्रीज़ करता है, तो इस मतलब कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं, तो हम इन चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। नॉर्मल बीपी जो होता है किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, वो होता है 120/80 mmHg। जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। ये सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, ये मैं हार्ट के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, जो बीपी इंक्रीज़ होता है, वो 3 डिजीज़ में होता है। मतलब इसके 3 पार्ट कर दिए गए कि बीपी जो इंक्रीज़ होगा वो 3 तरह से है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन उनका नाम अलग रख दिया। जैसे कि प्री एंक्लेप्सिया, एंक्लेप्सिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। प्री एंक्लेप्सिया और एंक्लेप्सिया जीएनएम बीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो जब हम सबसे पहले हम इस वीडियो में हम प्री एंक्लेप्सिया पढ़ेंगे, एंक्लेप्सिया मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो पहली बात तो हमें प्री एंक्लेप्सिया की डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन का मतलब है कि इसके बारे में हम एक बार बताएंगे। तो है क्या प्री एंक्लेप्सिया? प्री एंक्लेप्सिया मतलब एंक्लेप्सिया एक तो पूरा एंक्लेप्सिया हो गया, एक प्री है मतलब पूरा एंक्लेप्सिया होने से पहले की कंडीशन, थोड़ी सी कम डिजीज़, थोड़ी उससे कम है जो एक पूरी होगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हाइपरटेंशन तो हो जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब कि हाइपरटेंशन बीपी इंक्रीज तो हो जाता है टू द एक्सटेंड ऑफ 140/90 mmHg। कितने तक? 140 से 90 mmHg तक, और इससे ज़्यादा, इससे या तो इतना हो या इससे ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री एंक्लेप्सिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन यूरिया भी होता है, मतलब कि हमारे यूरिया में जो है प्रोटीन अब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है प्रोटीन यूरिया। जितना प्रोटीन हमें यूरिया में होता है उससे ज़्यादा क्या होता है? रिलीज़ होने लगता है। और ये सब सिम्टम कब आ जाती हैं? ये 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आ जाती हैं। तो अब इसके कोजेज़ पढ़ेंगे कि किन कारणों से होता है ये। डेफिशिएंसी ऑफ वासोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी। वासोडाइलेटर क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, उनको डायलेट करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ होगा उसकी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वो डायलेट नहीं हो पाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? रिजिड हो जाएंगी। और उससे क्या है? डायलेट नहीं हो पाएंगी तो उनमें क्या है? अब जब ब्लड फ्लो होगा तो वो क्या होगा? बीपी इंक्रीज कर देगा। तो सीधी सी बात है, अगर वासोडाइलेटर की कमी होगी तो वासो कॉन्ट्रैक्टर इंक्रीज होगा। तो अगला पॉइंट क्या है? इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ वासो कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रक्ट करता है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बहुत सारी कंपोनेंट है जो हमारे वासो कंस्ट्रक्टर होते हैं, और ऐसे ही वासो डायलेटर भी होते हैं। तो इनको मैं हार्ट वाले चैप्टर में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वासो डायलेटर होते हैं और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो इसमें क्या होगा थर्ड पॉइंट में, कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेंसिटिविटी मतलब जो भी उनमें होगा, थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो क्या हो गया? उसको सेंस कर लेगा, सेंसिटिव हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो ये सब उसमें क्या हो जाएगी? इनकी अबनॉर्मलिटी हो जाएगी, कि कमी हो जाएगी। अब इसका एक और कॉज है,
अब इसका एक कॉज और है, नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिशिएंसी। नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिशिएंसी, सबसे पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या और बॉडी में करता क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक वासो डायलेटर है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वासोडाइलेटर की कमी होगी और इसमें बता दिया, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसलिए नाइट्रिक एसिड का बता दिया कि नाइट्रिक एसिड वासोडाइलेटर की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल पर अफेक्ट पड़ेगा। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या है कि प्री एंक्लेप्सिया है, जो प्री एंक्लेप्सिया है, जो प्री एंक्लेप्सिया है वो दो तरह का होता है। उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड का मतलब है बहुत कम और सीवियर का मतलब है ज़्यादा। तो सबसे पहले माइल्ड पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले करेंगे माइल्ड। माइल्ड क्या है डेफिनेशन, माइल्ड प्री एंक्लेप्सिया इज डायग्नोज्ड व्हेन देयर इज राइज ऑफ बीपी ऑफ मोर देन 140/90 mg। मतलब प्री माइल्ड उसको बोलेंगे जब जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा और कहाँ तक ज़्यादा, 160/110 mmHg विदाउट प्रोटीनयूरिया। इसमें यही है, माइल्ड में क्या है, बस बीपी इंक्रीज होगा लेकिन प्रोटीन यूरिया नहीं होगा। प्रोटीन यूरिया उसमें नहीं होगा, प्रोटीन यूरिया में नॉर्मल होगा बस। तो उसको क्या बोलेंगे हम, माइल्ड। अब सीवियर की बात आई। सीवियर में क्या है, सीवियर माइल्ड से तो थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स होंगे। तो उसमें क्या है, सीवियर प्री एंक्लेप्सिया इज डायग्नोज्ड व्हेन द बीपी एक्सीड। तो बीपी किससे ज़्यादा, 160/100 mmHg एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्रोटीन यूरिया। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो 160/100 mmHg से ज़्यादा होगा, जिसमें कि माइल्ड में क्या था, यहाँ तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या, इससे ज़्यादा होगा। और इसमें क्या भी होगा, इसमें प्रोटीन यूरिया भी होगा, प्रोटीन यूरिया इसमें होगा। अब क्लिनिकल फीचर्स की कुछ बात कर लेते हैं। इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स होती हैं, कुछ साइंस, मतलब इस जो एंक्लेप्सिया है उसमें हम पेशेंट में क्या क्या साइन देख सकते हैं। तो पहला है क्या है, सबसे बेसिक तो क्या है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज बीपी, तो बीपी इंक्रीज होगा। और बीपी इंक्रीज होगा तो हेडेक होगा ही होगा। हेडेक है तो नींद कैसे आ सकती है, तो डिस्टर्ब्ड स्लीप भी होगा। अब हाइपरटेंशन है तो ब्लड विजन भी हो जाता है बीपी हाई होने की वजह से। तो इसमें क्या हो गया, रैपिड वेट गेन भी होगा, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में। लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, वेट गेन होगा, ओडीमा हो जाएगा, मतलब बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। स्कैंटी लिक्विड, स्कैंटी का मतलब होता है कम, तो इसमें क्या होगा, लेस एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो प्लेसेंटा में होता है, बच्चे के यूट्रस में होता है, बच्चे के चारों तरफ, जो बच्चे को सेफ लगता है। ओलिगोयूरिया मतलब कि यूरिया है जो वो कम हो जाएगा यूरिन में। ये तो क्या हो गए, मदर के इफेक्ट हो गए, जो हमें चेंजेस दिखाई देंगे मदर में। अब हम बात करेंगे फीटस की। अगर प्री एंक्लेप्सिया होगा तो फीटस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, लो बर्थ वेट होगा। अब जब मदर को इतनी प्रॉब्लम होगी, मदर परेशान होगी, तो बच्चे का वेट कैसे बढ़ेगा, तो लो बर्थ वेट। प्लेसेंटा अब्रप्शन ये इसका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं अलग से कराऊंगी। इसके लिए
थोड़ी सी बता देती हूँ कि प्लेसेंटा अब्रप्शन क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा यूट्रस से, जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से अटैच हो गई है, कहीं जुड़ गई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेसेंटा अब्रप्शन। इंट्रा यूट्राइन डेथ, जब बच्चा जब इतना बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं कि बच्चा सहन नहीं कर पाया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अर्ली डिलीवरी, जब इतना बीपी हाई है तो अर्ली डिलीवरी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी इसमें, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी इसमें, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, मतलब दिक्कतें क्या होंगी एक मदर को या फिर फीटस को। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें होंगी, वो है एंक्लेप्सिया हो सकता है, मतलब कि अगर प्री है तो पूरा एंक्लेप्सिया होने में देर नहीं लगेगी, तो वो भी हो सकता है। प्लेसेंटा अब्रप्शन अभी मैंने बताया है, यूट्रस और प्लेसेंटा कहीं अटैच हो जाती हैं, उसको हम बोलेंगे। ब्लड विजन हो सकता है, बीपी इतना ही है तो ब्लड विजन होगा। प्री टर्म लेबर हो सकते हैं, वही प्रीमेच्योर डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी हो सकती है। हेल्प क्या है, हेल्प हो सकता है। हेल्प क्या है, हेल्प एक सिंड्रोम है, ये एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, बच्चे में क्या होगी, लो प्लेटलेट्स हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, हेल्प हो गया। ड्यूरिंग लेबर क्या है, ड्यूरिंग लेबर में क्या होगा, वही प्री एंक्लेप्सिया है तो एंक्लेप्सिया हो जाएगा। पोस्टपार्टम में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, पोस्टपार्टम में मतलब बच्चा होने के बाद, पोस्टपार्टम क्या होता है, बच्चा होने के बाद के जो पीरियड शुरू होता है उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। इसमें दो दिक्कत होती हैं, सेप्सिस और शॉक। सेप्सिस क्या होगा, सेप्सिस हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन को हम सेप्सिस बोलते हैं, और शॉक हो सकता है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशंस क्या है, प्रिवेंशन इसको मतलब हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर एंटेनेटल चेकअप होना चाहिए। तो एंटेनेटल क्या होता है कि डिलीवरी से पहले, बिफोर डिलीवरी वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं, एंटेनेटल बोलते हैं। ठीक है, चेकअप होना चाहिए रेगुलर। उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे रेगुलर में, वाइटल साइन करेंगे और वेट करेंगे, रेगुलर में यही चेक होता है। ठीक है, तो इसमें वाइटल साइंस में आ जाता है बीपी भी, टेम्परेचर भी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बीपी इसमें आ जाएगा तो रेगुलर चेक होता रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो वहीं डिटेक्ट कर लेंगे कि एक्लेप्सिया है। तो एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट, अगर किसी को बीपी थोड़ा सा भी बढ़ा है तो उसको क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए। लो डोज एस्पिरिन तो लेनी ही नहीं चाहिए, अगर लेनी भी पड़ जाए तो बहुत लो डोज में, क्योंकि ये क्या करती है, बीपी को इंक्रीज करती है। कैल्शियम सप्लीमेंट वो तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रेगनेंसी में कैल्शियम सप्लीमेंट होते हैं। और वेल बैलेंस डाइट वो तो असेंशियल है। वेल बैलेंस डाइट में बैलेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यूरिन के द्वारा प्रोटीन निकल गया है बॉडी से, तो ज़्यादा निकल रहा है तो उसके लिए प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में। और लो साल्ट डाइट होनी चाहिए। लो सॉल्ट क्यों, क्योंकि जब बीपी इंक्रीज होता है तो सॉल्ट कम लेते हैं। सॉल्ट क्या करेगा, बीपी और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट बहुत कम लेंगे। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट में सबसे पहले, प्रिवेंशन में तो क्या था कि होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि अब हो तो गया है, अब हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे या थोड़ा बहुत उसके सिम्टम को कम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा,
ज़्यादा मूव करने से बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। डाइट वही प्रिवेंट करने के लिए भी डाइट चाहिए, और क्या करना है, उसकी सिम्टम को कम करने के लिए भी डाइट चाहिए। वो वही है प्रोटीन रिच डाइट और साल्ट। क्योंकि अब इसमें क्या है, उसमें तो क्या था, हम साल्ट कम लेंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, डिजीज़ हो गई है। अब यहाँ तो क्या है कि बीपी इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी, डिजीज़ हो चुकी है, तो इसमें साल्ट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। डाइट क्योंकि इसमें हो चुका है तो इसमें सॉल्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, तीसरा क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। इसमें थेरेपीज़ देंगे जिससे उसका बीपी क्या रहे, लो रहे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि ये चेक करने के लिए कि जो है फीटस है वो हेल्दी है। ये चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड बैलेंस है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है। इसके लिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करते रहेंगे। फीटल असेसमेंट कैसे करेंगे, यूएसजी से। यूएसजी करके फीटल को क्या करेंगे, हम पूरी तरह से चेक करेंगे कि हर चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फीटल हेल्दी है। अब हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे टॉपिक का। मैंने बताया कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज होना होता है, ये 3 में होता है, प्री एंक्लेप्सिया, एंक्लेप्सिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। प्री एंक्लेप्सिया में क्या होता है कि 140/90 mmHg से लेकर से ज़्यादा और प्रोटीन यूरिया होता है 20 वीक्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री एंक्लेप्सिया। इसकी हम कोजेज़ बता दिए थे, इसकी हमने क्लासिफिकेशन बताई थी, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड में थोड़ी कम सिम्टम होती है, सीवियर में ज़्यादा होती है। क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम में बता दिया था कि मदर के अंदर क्या साइन आएंगे और फीटस के अंदर क्या क्या साइन आएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कॉम्प्लिकेशन होंगी। ड्यूरिंग लेबर में क्या होंगी और पोस्टमार्टम में क्या होंगी। प्रिवेंशन में क्या होंगी, प्रिवेंशन में हम क्या हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डिजीज़ को, ये सारी फीचर्स फॉलो करेंगे। और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। अगर हम लोग बीएससी और जीएनएम कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें इस टॉपिक के लिए मोर देन इनफ है। आप इतना एग्ज़ाम में लिख के आओगे, आपके सही रहे।